Jai Hind students, welcome back to Bharat Vikas classes. In today's class, we will discuss about fundamentals of chemistry. फंडामेंटल्स मीन्स उसके बेसिक को हम डिस्कस करेंगे, एटम्स के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे और कैसे एलिमेंट्स से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कैसे हम इनका केमिकल फार्मूला डिराइव करते हैं, क्या आयन होते हैं और क्या कैटायंस होते हैं जो आयन के अंदर आते हैं और आयन और रेडिकल में डिफरेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। एज वी ऑल नो दैट इन द यूनिवर्स हमारे सराउंड में सभी चीजें मैटर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मैटर हमने पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में कि मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है हमारी एटम। अब ये एटम क्या होता है? बोहर हमें एक एटॉमिक थ्योरी देके गए हैं, साइंटिस्ट बोहर रहे हैं जिन्होंने हमें एटम के बारे में बताया है कि क्या एटम होता है, एटम से कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं ग्रुप्स ऑफ एटम, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड। जब ये एटम केमिकली बाउंड होके मॉलिक्यूल फॉर्म बनाते हैं। अब एटम क्या होता है? एटम होती है किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट। जैसे ये एक वॉल है, अब वॉल जो है दीवार जो है बनी होती है सीमेंट, ब्रिक, आयरन रोड से, ठीक है। अब उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? उसको बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट उसमें क्या लगती है? उसमें लगती है एक ब्रिक लगती है, उस ब्रिक को हम उसकी बेसिक यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एटम जो होता है वो मैटर की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। अब जो मैटर है वो तीन फॉर्म में हमने पढ़ा है कि तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जो बहुत साइंटिस्ट रहे हैं वो हमें एटम के बारे में बताते हैं। जैसे मेरे पास ये एक चौक पीस है, ठीक है। अगर इस चौक पीस को मैं पाउडर करती हूं, इसके बिल्कुल ही स्मॉल पार्टिकल्स हमें, ये जो चौक पाउडर के हम स्मॉल पार्टिकल्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये जो स्मॉल पार्टिकल है ये क्या है? ये स्मॉल पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो स्वयं ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको खुद की एग्जिस्टेंस के लिए किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है और ये मोर देन 2 और 3 एटम्स कंबाइन होके जब केमिकली बाउंड होते हैं तो वो हमारे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बन जाते हैं हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल है जहां पे हमने एलिमेंट्स को रखा है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। जितने भी एलिमेंट्स अब तक हमने यूनिवर्स में खोजे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट अब तक खोज पाए हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनर्ट गैसेस जो भी एग्जिस्ट करती हैं, उनका एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है, ठीक है। अराउंड 118 एलिमेंट को अब तक हम सर्च कर पाए हैं, ठीक है। तो उनका जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो हमने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है ये कैसे बनते हैं? ये मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से बनते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उनके कंबाइन होने से बनते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंडर ओनली वन काइंड ऑफ एटम होता है, एक ही तरह का एटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा ऑक्सीजन। अगर हम इसका पीरियोडिक अरेंजमेंट देखें तो ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओ मीन्स ऑक्सीजन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या हुआ? जब ये एक ही तरह के एटम्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं। अब जो एलिमेंट है वो एक एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब मोर देन 2 एटम और 3 एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो अलग अलग फॉर्म में एलिमेंट्स बना लेते हैं। जैसे O2 है हमारा जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, O3 है हमारा, ये हमारी ओजोन है, ठीक है। अब ये क्या है? इसके अंदर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा है O जिसको हमने ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, ठीक है। जो हम ब्रीथेबल ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं। O3 क्या है? ओजोन बन जाती है, ठीक है। मीन्स जब 3 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन हुए, 3 एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन हुए, ठीक है, तो उसने ओजोन बना ली। इसी तरीके से जब ये एटम और ये मॉलिक्यूल हमारे कंसिस्ट कर जाते हैं
कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड। जब ये मोर देन 2 और 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो ये हमारे बना लेते हैं कंपाउंड। लेकिन इनका जो क्या है रेशो है वो फिक्स होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है क्या H2O। H2O क्या होता है हमारा वाटर, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। CO2 क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम देख पाएंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2 तरह के इसके अंदर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है इसमें 1 काइंड ऑफ एटम है जिसको हमने ऑक्सीजन बोला है। H के अंदर भी 1 काइंड ऑफ एटम है जिसको हमने हाइड्रोजन बोला है। तो जब ये एक फिक्स रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, वो फिक्स रेशो क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है। अब कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं जब 2 और मोर देन 2 एटम, जब 2 और मोर देन 2 एटम ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन उनका रेशो जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। अगर उनका रेशो फिक्स नहीं होगा तो वो एक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो मिक्सचर की फॉर्म में बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट इसके अंदर कंसिस्ट कर रहे हैं। H हमारा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, O हमारा ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किस क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, इनका जो रेशो है वो 2:1 है। मींस जो H है हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, और जो ऑक्सीजन है उसका मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है। जब ये 2:1 रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तभी ये वाटर फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी जरा भी चेंज आ जाता है, जैसे हम हाइड्रोजन का 3 कर देते हैं, हाइड्रोजन का जैसे हम 3 कर देते हैं या ऑक्सीजन का हम 2 कर देते हैं, तो जो हमारे पास H3O2 बनेगा वो हमारा वाटर नहीं कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। जब ये फिक्स्ड रेशो नहीं होता, ठीक है, एलिमेंट्स का जब रेशो फिक्स नहीं होता तो वो मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन जब एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तो वो हमारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हैं, CO2 जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमारे 2 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। अब इनका रेशो क्या है, जो कार्बन है वो 1 है और जो ऑक्सीजन है वो 2 है। मीन्स मेरे पास जो कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 1 है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 है। जब 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 1 मॉलिक्यूल कार्बन का कंबाइन होगा तभी मेरे पास क्या बनेगा, CO2 बनेगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जिस्ट करेगी। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है, अगर हम C को 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन को 1 कर देते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाएगी। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए एटम के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि जो सारा का सारा वैलेंसी, हमारे आयंस, हमारे मॉलिक्यूल, सब के सब जो कंपाउंड जो सब कुछ एटम पे ही डिपेंड करता है। बोहर जो साइंटिस्ट हुए हैं, बोहर हमें एक एटॉमिक थ्योरी देके गए हैं जिसके अंडर वो हमें बताते हैं कि जो भी एटम यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये एक डायग्राम है, आप इसके थ्रू समझेंगे कि जो एक एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, मतलब उसका हर चीज का एक सेंटर होता है। यूनिवर्स में कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका एक सेंटर होता है जहां पे उसका टोटल मास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 2 मेंबर रहते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझे, P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 2 मेंबर रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी फैमिली का तीसरा मेंबर है, ठीक है। और वो रिवॉल्व करते हैं जो आउटर मोस्ट सेल होती हैं, जो आउटर सेल्स होती हैं, जिसको हम एनर्जी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। वो एनर्जी सेल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो पा रहा होगा। क्या कहते हैं, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो एटम के अंदर 3 मेंबर होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो दोनों मेंबर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
जो आप ऐसे समझिए कि ये एक हाउस है जिसके अंदर 3 मेंबर रह रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेंटर ऑफ हाउस में रहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल्स में रहते हैं, जो और दूसरे रूम्स बने हुए हैं, दूसरी सेल्स बनी है हाउस के अंदर, उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब इन सेल्स को उन्होंने कहा है एनर्जी सेल। एनर्जी सेल को उन्होंने नाम दिया है के, एल और एम। अब इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि जो ये एनर्जी सेल है, एक सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला 2n², वेयर n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हैं, k, l और m, मीन्स 1, 2 और 3, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि K सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एंड सो ऑन। कि जैसे आगे फर्दर सेल्स बढ़ती जाती हैं वैसे ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे K सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है 2n², अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ सेल है कि नंबर ऑफ सेल फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। अब फर्स्ट सेल को वो कहते हैं K, सेल K, उसका नाम है K, सेकंड सेल का नाम है L, थर्ड सेल का नाम है M एंड फोर्थ सेल का नाम है N एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे बढ़ती रहती हैं। अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम n के प्लेस पे हम वैल्यू 1, 2, 3 और 4 पुट करके देख लेते हैं। फर्स्टली हम 1 को पुट करते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर। यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 1² 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2, मीन्स जो हमारी पहली सेल है, K सेल है, जो हमारी K सेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 2। इससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख पाएगा, उसके पास इतनी ही कैपेसिटी है, ठीक है। दूसरी सेल है हमारी L सेल। यहां पे हम फार्मूला में रखेंगे n के प्लेस पे हम रख देते हैं 2, 2² 2 मीन्स 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8, मीन्स हमारी जो L सेल है उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएंगे, इससे ज्यादा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख पाएगा। इसी तरीके से हम m को निकालेंगे तो m आएगा हमारा, नंबर 3 है, नंबर 3 हम पुट करते हैं m सेल का 2, 3 का स्क्वायर और यहां पे आएंगे हमारा 18, मीन्स m सेल के अंदर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो K सेल है हमारी, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है एनर्जी सेल्स की, ठीक है। इससे ज्यादा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। अब आगे भी हम n का निकाल सकते हैं, MnOP, नंबर ऑफ सेल्स एनर्जी सेल एग्जिस्ट करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सेल के अंदर, किस रूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जा पाएंगे, ठीक है। अब इस चीज का हमें क्या बेनिफिट होता है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स आ जाती हैं, एनर्जी सेल्स के बारे में जब हम जान लेते हैं कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, K के अंदर हमने जाना 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, L के अंदर हमने जाना 8 हैं, ऐसे ही M के अंदर जो है 18 हैं और N के अंदर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी कैपेसिटी ऑफ एनर्जी सेल्स है, जो हमें बोहर्स ने बताया है कि इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं। अब इनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो 2, 8, 18, 32, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी सेल। अब इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जितने भी एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी एलिमेंट के बारे में हमने अब तक समझा है, उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट इसके अंदर क्या है याद रखने वाला, अब जैसे ये हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हमारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, जिसमें हम हाइड्रोजन, नंबर 1 पे है हमारा हाइड्रोजन, नंबर 2 पे है हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे 118 एलिमेंट हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट हैं इन सब की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो अभी हम समझने वाले हैं। उससे पहले हम इनको जानेंगे कि कैसे हम इन एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको इनके सिंबल पता हो। ठीक है, आप इनके सिंबल्स को जान पाए, इनके सिंबल को आइडेंटिफाई कर पाए और इनके एटॉमिक नंबर को याद रख पाए। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मीन्स किस नंबर पे ये पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका अरेंजमेंट है, किस नंबर पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हर कोई अपने अपने मेथड से इनको लर्न करता है। कुछ निमोनिक्स बना के लर्न करते हैं, मैंने इसको निमोनिक्स बना के लर्न किया है। अगर आप जैसे 10th लेवल तक के स्टूडेंट अगर नंबर 20 तक भी लर्न कर लेते हैं तब भी सफिशिएंट रहता है। ठीक है, मीन्स आप कैल्शियम तक भी कर लेते हैं, CA नंबर 20 है, कैल्शियम तक भी कर लेते हैं तो आपके लिए काफी रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। आप बहुत कुछ इसके थ्रू जान पाएंगे। जैसे ही आप फर्दर क्लासेस में जाते हैं, 11th 12th ऑनवर्ड या ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं, तब आपको ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल लर्न करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेथड है इसको लर्न करने का। मैंने जो अपना तरीका बनाया, जिस तरीके से मैंने लर्न किया था या जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, आप निमोनिक्स बना के इसको लर्न कर सकते हैं। कैसे, तो लर्न करते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। मैंने क्या निमोनिक्स खुद के लिए बनाया है, मैंने इनको कैसे लर्न करा है या आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कोई भी एक राइमिक सॉन्ग बना सकते हैं या आप इसके लिए फर्स्ट लेटर को यूज करके आप निमोनिक बना सकते हैं। मैंने जो अपना निमोनिक बनाया है वो क्या है कि है ही Li लिथियम जिसको हम बोलते हैं, है ही लीची बेरी बोर। जो लीची और बेरी है वो बोर है ही लीची बेरी बोर, है ही लीची बेरी बोर। मीन्स हमारे फर्स्ट 5 एलिमेंट को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, है ही लीची बेरी बोर, कि लीची और बेरी दोनों ही बोर हैं। ठीक है, फर्स्ट पे है हमारा H से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, लीची लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, तो फर्स्ट 5 एलिमेंट हम ऐसे याद कर सकते हैं, है ही लीची बेरी बोर। सिंपल है। आई थिंक फर्स्ट 5 एलिमेंट अभी लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट 5 करते हैं। नेक्स्ट 5 के लिए क्या निमोनिक है, नेक्स्ट 5 है मेरे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो फर्स्ट नेक्स्ट 10 एलिमेंट को हम नेक्स्ट 10 एलिमेंट के लिए निमोनिक्स क्या है कि C से कार्बन। ठीक है, काना ऑफ काना ऑफ नीना काना ऑफ नीना क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, Na सोडियम। ठीक है, काना ऑफ नीना Mg मांगे, काना ऑफ नीना मांगे आलू C4। ठीक है, काना ऑफ नीना मांगे आलू C4। क्या है नेक्स्ट निमोनिक, क्या है हमारे कि C का कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, Na सोडियम मांगे Mg मैग्नीशियम, Si सिलिकॉन। ठीक है, और फॉस्फोरस। तो फिर से रिवाइज करते हैं, है ही लीची बेरी बोर, है ही लीची बेरी बोर। फर्स्ट 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट है काना ऑफ नीना मांगे आलू C4। जो काना है नीना का
काना ऑफ नीना मांगे आलू सी फौज, जो काना है उसको आलू सी फौज चाहिए। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट 15 एलिमेंट निमोनिक से लर्न हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? है ही लीची बेरी बोर, काना ऑफ नीना मांगे आलू सी फौज। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, आपको इनके सिंबल्स, आपको इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि H से हमारा हाइड्रोजन होता है, He हमारा हीलियम होता है, Li लिथियम, Be बेरिलियम, बोर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन और pH, जो pH है वो क्या है हमारा, फॉस्फोरस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने निमोनिक्स बना सकते हैं। बहुत इजी रहता है इस तरीके से लर्न करना। आपको ना तो क्रैम करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको इसके लिए पजल होने की जरूरत पड़ेगी। जस्ट आप एक निमोनिक बनाएं। आप खुद का भी बना सकते हैं, अगर खुद का बनाएंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक वो लर्न रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे इन एलिमेंट्स को हमने लर्न करा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम समझते हैं कि कैसे हमने इनके एलिमेंट्स को, इनके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को कैसे हमने अरेंज करना है इनकी एनर्जी सेल्स के अंदर। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम मेरा फेवरेट है सोडियम, पता नहीं क्यों मुझे ये पसंद है, लेकिन Na सोडियम जिसका नंबर है 11, मोस्टली मैं इसको ही यूज करती हूँ एग्जाम्पल में। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल फार्मूला जब डिराइव करना होता है तो Na बहुत सिंपल सा लगता है, आसान सा लगता है। इसकी हेल्प से किसी भी केमिकल फार्मूला को या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को आप इजीली समझ पाएंगे। तो क्या है ये 11, क्या है इसका अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका नंबर जो है वो 11 है। आपको पीरियोडिक टेबल भी मैं साथ साथ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो Na है हमारा, ठीक है, उसका नंबर है यहाँ पे 11, नंबर 11 पे ये पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना है। हमने जाना है कि जो हमारे एनर्जी सेल्स K, L, M और N थे, उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो थे 2, 8, 18 और 32। ठीक है, अब जो K सेल है फर्स्ट एनर्जी सेल है, ठीक है, ये हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर पहली जो सेल है जिसको हम K सेल बोलते हैं, उसके अंदर है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। जो L सेल है उसके अंदर आते हैं मेरे 8 इलेक्ट्रॉन, और जो M सेल है उसके अंदर आते हैं हमारे नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन, 18, 8 एंड 2। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है 2, 8, 18 एंड 32। तो हमने जो नंबर हमारा Na का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। हमारे पास है सोडियम जिसका नंबर है 11, मीन्स जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है। जो एटॉमिक नंबर है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। अब बोहर क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, कि जितने एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ठीक है, लेकिन हमने जो अरेंजमेंट समझना है वो इलेक्ट्रॉन का समझना है। जो प्रोटॉन है वो तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो तो सेंटर ऑफ हाउस में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिवॉल्व करते हैं एनर्जी सेल के अंदर, उनके ही अरेंजमेंट को हमने समझना है। अब हमने नंबर 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, कि हमने उसको एनर्जी लेवल क्या है 2, 8, 18 में अरेंज करना है। तो जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर जाते हैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, K सेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब K सेल में जाने के बाद बचते हैं मेरे पास 11 - 2 मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पता है कि L सेल में मेरे पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। L में मैंने 8 को सेंड कर दिया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा है। तो M सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। तो इसके अरेंजमेंट को हम कैसे शो कर सकते हैं, पहले हमने ड्रॉ करना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर हमने उसकी डिराइव करनी है एनर्जी सेल। कितनी एनर्जी सेल बन रही है इसके अंदर, 3 एनर्जी सेल बन रही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेल में जो है मेरे पास
वो अरेंजमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, कि मेरे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। सेकेंड सेल में मेरे पास जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरीके से हम उनको अरेंज करेंगे। अब जो एम सेल है, एम सेल में मेरे पास बचते हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे जो इसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन मेरे पास जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, सोडियम के मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 11 है, तो मैंने 11 को ही अरेंज करना है। तो यहाँ पे 2 8 10 हो गए एंड लास्ट जो बचा 1, ठीक है, इसको हम एम सेल में अरेंज कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 8 1। जो सोडियम की Na की जिसका नंबर है 11 एलिमेंट का, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 बनता है। इसी तरीके से हम मैग्नीशियम का निकाल पाएंगे। जो मैग्नीशियम है उसका नंबर है मेरे पास 12, ठीक है, तो मैं 12 को अरेंज करती हूं। आप भी 12 को अरेंज करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पहले लिखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपने इन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो फर्स्ट शेल में हमेशा जाते हैं 2, नेक्स्ट में 8 एंड 2 10 हो गए। हाउ मेनी लेफ्ट? 2 आर लेफ्ट, तो 2 को हम भेज देंगे एम सेल के अंदर। इस तरीके से हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाएंगे, ठीक है। एक और की समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है मेरे पास 17, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 है। मैंने 17 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। फर्स्ट सेल में जाएंगे 2, सेकेंड सेल में 8, 2 एंड 8 10 हो गए। हाउ मेनी लेफ्ट? 7, तो लास्ट सेल जो है मेरे पास वो है 7 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है कि इनका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो जाता है। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 7। ये किसका है? क्लोरीन का है, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 2 बन जाएंगे। सोडियम के लिए फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में बन जाएगा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम दिखा सकते हैं। आपके पास ये इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है। जो आप 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने शो करना होता है। कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा। मोस्टली जो है नंबर 20 तक ही एलिमेंट आपको दिए जाते हैं। आपको 20 एलिमेंट को जो पीरियोडिकली अरेंज है उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को दे दिया जाएगा और आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखानी है। मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन अपनी सेल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।